हेलो स्टूडेंट्स। शेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और अगली परीक्षा जो है वो सोशल स्टडीज़ की होने जा रही है। तो इस सोशल स्टडीज़ को लेकर मैं और अमित सर एक बार फिर आपके साथ सामने हाजिर हुए हैं इस चीज़ को इस बात की तस्दीक करने के लिए कि कैसे हम अपने बोर्ड के पेपर को और अच्छा कर सकें, किन सब्जेक्ट्स को किस मात्रा में कैसे पढ़ा जाए, किन क्वेश्चंस पे किन कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए जहाँ से हमारे लिए नंबर गेन करना आसान हो। और इसी कड़ी में हमको ये समझने के लिए कि कैसे हम अपने एक रोड मैप बनाएं और उसको कैसे फॉलो करें, क्योंकि अभी समय 2-4 दिन का ही रह गया है और सारा चैप्टर रिवाइज करना होगा हम लोग। तो इस कड़ी में अभी हम लोग जो एक वीडियो की सीरीज़ लेके आए हैं, इसमें ज्योग्राफी का एक वीडियो जो है आ चुका है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। अब हम लोग आज जो हम लोग आप बात करने जा रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए और क्या ऐसी टेक्निक अपनाई जाए जहाँ से हमारा नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम गेन कर सकें। आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसमें चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है और कुछ फैक्ट को याद रखना। जो भी फैक्ट आपको इस चैप्टर में जब आपने साल भर पढ़ाई की होगी, जो भी चीज़ें आपको क्लास में बताई गई होगी, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिसका जो है हमको इस्तेमाल करना है अपने आंसर राइटिंग में। अपने आंसर को कितना बढ़िया तरीके से हम लिखें ताकि एग्जामिनर हमको मैक्सिमम मार्क्स दे सके। 1 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करना है, 3 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करना है, 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करना है, इस पर जो है एक हमारा विशेष फोकस हो कि क्वेश्चंस को लिखने का जो पैटर्न है और क्या पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, कहाँ से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, इन सब चीज़ों की बात आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर हमारा पॉलिटिकल साइंस का है, वो आप जानते हैं पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग आपने जो चैप्टर जब पढ़ा होगा तो पहली चीज जो आपके सामने आई होगी वो दो देशों की कुछ कहानियां हैं। वहां पर किस तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं और वहां की सरकारें कैसे उस हालात से कहीं पर निपटने में कामयाब हो जाती हैं और कहीं पर नहीं कामयाब होती। जहां कामयाब होती हैं वो फॉर्म कैसा था, जैसा कि बेल्जियम की एक बात हम लेते हैं। आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, दो देशों की कहानियां हैं। एक है आपका बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। आप सब इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, इसको आराम से इसको पढ़े होंगे और ये कहानी मेरे ख्याल से सबको याद होगी कि बेल्जियम की क्या कहानी रही है और श्रीलंका की क्या कहानी। अब देखिए पढ़ना कैसे है, क्या चीज़ें इसको ध्यान में रखनी है। जैसे बेल्जियम को पढ़ते समय एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि जो भी वहाँ पर एथनिकल एथनिक ग्रुप थे उनकी आबादी का परसेंटेज, परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, और इसके साथ साथ इन स्टेट्स में कौन मेजॉरिटी में था और क्या उसकी नेटिव लैंग्वेज थी। 2-3 चीज़ों को बहुत कायदे से कोशिश ये कीजिए कि एक कॉपी लेकर, एक पेन पेपर लेकर जितने भी फैक्चुअल चीज़ें बेल्जियम से रिलेटेड हैं उसको एक जगह नोट कर लीजिए। किस राज्य में किस भाषा के बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, किस स्टेट में क्या प्रॉब्लम थी और कैसे वहाँ की सरकार ने इसको सॉल्व किया। एक क्वेश्चन जो यहाँ से हमेशा अराइज होता है और जनरली एग्जाम में पूछता है वो है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ एग्जाम में देखने को मिल जाता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी, देखिए हम लोग इस वीडियो में आपको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, बस ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ों को फोकस कीजिए जहां पर से आप नंबर गेन्स कर सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो आपके दिमाग में आ सकती है कि व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, कहाँ पर हुआ, वेयर, और क्या इसके फायदे थे।
ठीक है, बेनिफिट्स क्या थी या प्रॉफिट्स क्या थी, ठीक है। इन सब कुछ चीजों को बहुत ही छोटे स्तर पर इसको एक बार एक कॉपी पर लिखकर दिमाग में बैठा लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर यहां से मिलेगा। उसी तरह से बेल्जियम से रिलेटेड क्या पॉपुलेशन थी, कौन से लोग कहां पर ज्यादा बोलने वाले थे, और वहां की सरकार ने कैसे इसको सॉल्व किया, इस इशू को कैसे सॉल्व किया। और दूसरा विषय जो हमारा है वो है श्रीलंका का। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है यहाँ स्थिति बेकाबू हो जाती है, जो है आपस में देश के अंदर ही वार शुरू हो जाता है, जिसको हम सिविल वार के नाम से जानते हैं। और ये सिविल वार कैसे जो है बहुत ही रौद्र रूप ले लेता है, जिससे श्रीलंका के जो माली हालत रहती है, आर्थिक स्थिति रहती है, बेहद खराब हो जाती है, राजनीतिक संकट आ जाता है, कई कई तरह की चीजें प्रॉब्लम आती है। तो बस इसको आपको लिख कर प्रैक्टिस करना है कि 1 नंबर में अगर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 3 नंबर में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, और 5 नंबर में आ रहा है तो क्या लिखेंगे। पॉइंट वाइज लिखिएगा जरूर, कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप थोड़ा ही जान रहे हैं लेकिन उसको हेडिंग देकर 2-4 पॉइंट में लिख दीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए, वो ज़्यादा आंसर को इंप्रेसिव बनाता है। साफ साफ लिखिए, थोड़ा सा दूरी बनाकर लिखिए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जहां पर जैसी जरूरत हो उसका यूज कीजिए। इसके साथ ही साथ लेटर जो आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं उसमें फैक्चुअल चीजें जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो कभी आएंगी जब आपके पास इस तरह के नोट्स होंगे। आप अपना एक बाकायदे एक जो है पेपर पढ़ते जाइए, चीजें आपने खुद से पढ़ी हुई हैं, एक एक करके जो है पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिए, और उन जो भी आप फैक्ट है उन फैक्ट का इस्तेमाल अपने आंसर में कीजिए। श्रीलंका में ये स्थिति हो जाती है, वहां पर सिविल वार की स्थिति पैदा हो जाती है। अब सिविल वार क्या था सवाल आ सकता है, होता क्या है सिविल वार। एक शब्द आता है मेजॉरिटेरिज्म, ये क्या था, ठीक है, मेजॉरिटेरिज्म क्या था, ये इसको ध्यान में रख लीजिए, इससे सवाल आ सकते हैं। तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो हैं वो आपके ये पावर शेयरिंग से इतना बहुत है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से, क्यों सर, इससे ज्यादा जो है हमको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा कवर करने वाला है। अमित सर भी इसमें अब थोड़ा सा ऐड ऑन कर देंगे जहां पर कुछ और चीजें जो इसमें और ऐड हो सकती हैं, से हम लोग इसको समझ सके। तो देखिए मेनली ये चैप्टर टोटली बेस है बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों पर, और वहां की कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी ने हमको समझाया है कि कहां पर किस देश में कैसे हालात पैदा हुए और किस देश ने कैसे उसको कंट्रोल किया और कहां पर कंट्रोल नहीं हो पाया, उसके क्या रिजल्ट निकले। ठीक है, अब अमित सर कुछ आप देख लीजिए। जैसा कि सर ने बताया अभी आपको, बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल से किस तरह से पावर शेयरिंग जो होता है वो किसी भी कंट्री के लिए एक ज़रूरी आयाम होता है उसकी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पावर शेयरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पावर शेयरिंग पहला जो ऑब्जेक्टिव है आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, वो है किंग ऑफ यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेंटेन इंटीग्रिटी, पीस, थर्ड डेवलपमेंट, and fourth is minimize conflicts between various। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो अपने आंसर राइटिंग में यूज करेंगे तो हमारे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। पावर शेयरिंग इसी वजह से किया जाता है और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की कमी की वजह से श्रीलंका में क्राइसिस होती है, सिविल वॉर होता है, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को जब मोटो बना के बेल्जियम ने वर्कआउट किया तो उनके कंट्री में इंक्लूसिवनेस की फीलिंग आने लगी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास पावर शेयरिंग मैकेनिज्म है वो ब्रॉडली 2 टाइप्स में है। वन इज
horizontal, another is vertical. जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है वो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में है, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग हो रही है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग जो है में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, then we are having state government, and a third level of the government is the local self government. Before 1992 in India, this local self government was not having the constitutionary allocation in the constitution. So by the 73rd and 74th amendment introduced in the constitution to make this constitutional bodies. So we are having central government, state government and the local self government. You might have heard about the urban government, urban local bodies such as municipalities. These things are having the vertical features of the power sharing, while legislature, executive and judiciary have the horizontal forms of the power sharing. Now, sir will tell you some more points. It is very important for your exam. पावर शेयरिंग में ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अक्सर ये एग्जाम में बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं जल्दीबाजी में या कंफ्यूजन के चक्कर में, हॉरिजेंटल में वर्टिकल फॉर्म ऑफ लिख देते हैं और वर्टिकल में हॉरिजेंटल फॉर्म लिख देते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया से तैयार कीजिएगा क्योंकि 3 और 5 नंबर में भी आने की संभावना इस क्वेश्चन की है। लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है और लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। इसको थोड़ा सा आप लोग, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, या आपके पास जो भी किताबें होंगी उससे भी देख सकते हैं आप। इसको एक्सप्लेनेशन पावर आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आप जानते बहुत कुछ हैं और अगर आप एग्जाम में नहीं लिख पा रहे हैं तो एग्जामिनर डजंट नो कि आपके पास कितना नॉलेज है। आपको रिप्रेजेंट करने का आपका आंसर सीट ही वहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने आंसर्स में इतनी अच्छी बात, इतने फैक्ट लिखिए ताकि एग्जामिनर मतलब मजबूर हो जाए आपको नंबर देने के लिए, वो काट ना पाए कहीं नंबर। पावर शेयरिंग है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशरी आता है। अक्सर क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन कुछ घुमाकर आता है तो भी आप इतना तैयार रहिए कि आप यू कैन सॉल्व द आंसर। लेजिस्लेचर क्या होता है आप जानते हैं कि जितने भी हमारे विधानसभाएं हैं, लोकसभा है या पार्लियामेंट है, जहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजते हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो आपका उसको एग्जीक्यूट करता है, जो भी कानून लेजिस्लेचर बनाता है उसको इंप्लीमेंट कराता है, और जुडिशरी का काम है टू कीप जस्टिस, न्याय देना। तो ये आपका बेसिक जो है रोड मैप था पावर शेयरिंग का, इसमें हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बारे में आप जान रहे हैं। अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपके पास टाइम है, या 5 नंबर का आता है, तो आप इसको एलोबरेट भी कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में एक होती है, स्टेट गवर्नमेंट हर राज्य में होती है, और लोकल गवर्नमेंट को 2 तरीके से बांटा जाता है, जिसमें एक अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट होती है और एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। अर्बन में हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज को देखते हैं, और रूरल में जो है हम ग्राम पंचायत को देखते हैं। तो ये आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके एग्जाम में आने की संभावना हमेशा रही है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया, ये देखने को मिला है। सर आगे अगर कुछ बच रहा हो।
अब हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे इसी पॉइंट से रिलेटेड कि ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग है, इसमें एक चीज आती है निकल के, जो अपने अपने आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं, दैट देयर इज अ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म। का मतलब क्या है, ये हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, बट अभी हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि this body this body and this body, each three are going to check and balance the another। जो हमारी एग्जीक्यूटिव है is going to be check and balanced by the legislature, and the judiciary is also check and balance the laws maintained by the legislature। So these three are being checked and balanced by the horizontal form of the power sharing। लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म हमको इस वर्टिकल फॉर्म में नहीं दिखाई देता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रूल द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमको चेक एंड बैलेंस का कोई मैकेनिज्म नहीं दिखता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में स्ट्रिक्टली मेंशन कर दी जाती हैं, एंड दे हैव टू वर्क and function according to the mentioned statements given in the constitution। As per the provisions mentioned in the constitution, they have to work, but here check and balance mechanism works। Now this horizontal form of the power sharing widens the spirit of democracy। Very important point। While this vertical form of the power sharing deepens the आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, इस पूरे मैकेनिज्म में जो हमारा ऑब्जेक्टिव बन के आता है कि हम अपने डेमोक्रेसी को करना चाहते हैं, को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अपने कंट्री इंडिया में, इन आवर कंट्री इंडिया, एक ही साथ एट वंस हमारे पास हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी हमको दिखाई देती है और वर्टिकल फॉर्म्स की भी पावर शेयरिंग हमको दिखाई देती है। हमारे कंट्री में लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है। इसका मतलब ये है कि एट वंस इन इंडिया, इन आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम, वी आर हैविंग बोथ द फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, कि हम एक ही साथ दोनों फॉर्म्स के पावर शेयरिंग को एक्सरसाइज करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि वाइडन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये सब चीजें जब आप अपने आंसर में लिखते हैं ना, तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है, इसका जो वजन है वो बढ़ जाता है। और ये जो है, ये सब जो आपके शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग करने से आंसर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, एग्जामिनर आपसे आपकी कॉपी देखकर प्रसन्न होता है और अच्छा नंबर देता है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। हम लोग बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको सारे कवर कर रहे हैं कि कैसे आप बस अपने एक रोड मैप बना लीजिए और कैसे आप अपने इस पॉलिटिकल साइंस के पूरे जो भी आपके एग्जाम में आ रहा है उसको कैसे रिवाइज करना है, इसका एक रोड मैप आपको दे रहे हैं, ताकि आप इसी के अकॉर्डिंग अपने एनर्जी को और अपने सिलेबस को बूस्टअप कर सकें। ठीक है सर, नहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट अगला जो है फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म सर आपको जो है बताते हैं। अब हम फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फेडरलिज्म को समझने से पहले हमें एक चीज और जानना जरूरी है, व्हाट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में एक हमारे पास सोवरेन गवर्नमेंट होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, और यही पूरी टेरिटरी पे रूल करेगी। अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है,
इफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जिस्ट, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में होगी, देन दिस मस्ट बी अंडर सबऑर्डिनेट बॉडी ऑफ is the sovereign government while it is the subordinate of the central government. पहली चीज, यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर में एक फीचर और ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिसीजंस जो होंगे फास्टर होंगे, वो फास्टर होंगे। थर्ड पॉइंट, इट इज लेस एक्सपेंसिव, यहाँ पे खर्चे कम होंगे। लेकिन सबसे खतरनाक और डेंजरस पॉइंट हो सकता है, वो हो सकता है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाए, डिक्टेटरशिप। So these are the four important features of the unitary form of the government, और इसी को आउटकम करने के लिए हमारे पास की बात की जाती है। अब फेडरलिज्म को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले फेडरलिज्म में कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, यार इंडिपेंडेंट, दे आर कमिंग टुगेदर, ये एक साथ आते हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग अ बिगर यूनिट, forming a, this is the federal form of the government। तो ये फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ये दो तरीके के हो सकते हैं, कमिंग टुगेदर, तो क्लास में डिस्कस किए हैं, कमिंग टुगेदर, एंड अदर इज द होल्डिंग टुगेदर। The good example of the coming together federalism is जैसे, while holding together का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है, अभी ये सवाल उठता है कि क्या जो ये फेडरलिज्म हम इंडिया में एक्सरसाइज करते हैं, क्या ये प्योर फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म है जैसा कि यूएसए में है? आंसर इज नो, वी आर क्वाजी फेडरल, हम क्वाजी फेडरल स्टेट में आते हैं। और इंडिया को डिफाइन करने के लिए जो सबसे अच्छा डेफिनेशन आता है इस प्रॉस्पेक्टस में, वो ये कहते हैं हम, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। सेकेंड पॉइंट जो हम इस प्रॉस्पेक्टस में ऐड कर सकते हैं वो ये है कि इंडिया इज indestructible, very important, indestructible union of destructible, very important line, destructible state। अगर आप ये दो लाइन जानते हैं, आप इस लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आंसर में राइट कर सकते हैं और आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। क्या इसका मतलब है, एक मिनट में समझ लेते हैं। इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल है, मींस वी आर नॉट हैविंग द फेडरल फीचर एज यूएसए। और सेकंड पॉइंट है, इट इज द इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, हमारा जो यूनियन है, इंडियन यूनियन है, ये इंडेस्ट्रक्टिबल नेचर का है, तो तोड़ा नहीं जा सकता है। बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स को डिवाइड करके छोटे स्टेट्स फॉर्म किए जा सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है झारखंड बना बिहार से, छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से। तो हमारा जो स्टेट्स का फीचर आता है वो है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स विथ इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। दिस इज द बेस्ट सूटेड डेफिनेशन फॉर द फेडरलिज्म इन टर्म्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। अभी एक कंसेप्ट और हम देखेंगे, हमने अभी फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट देखा था, और फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट में दो फॉर्म्स होते हैं, है रेसिडेंशियल, आप अपने आंसर में राइट कर सकते हैं, रेसिडेंशियल फॉर्म, और दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म्स।
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है, उसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है ब्रिटेन। एंड सवाल ये उठता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की अगर बात करें तो इन दोनों में ये चीज किसके साथ बेस्ट सूटेड है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है और ये आपके आंसर में एक अच्छा पॉइंट मिलेगा। सेपरेशन ऑफ पावर is going to be best suited with the presidential form, not with the parliamentary form. Why? Very important point. In parliamentary form, there is a theory of dissolution. In parliamentary form, there is a theory of dissolution. इसका क्या मतलब हो गया, क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर दोबारा रिवाइज कराते हैं। थियरी ऑफ डिसोल्यूशन मतलब यहाँ पे विलय का सिद्धांत है, मतलब कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर में ही आके डिसॉल्व होती है, एंड आवर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर, व्हाइल इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो हमारी इधर एग्जीक्यूटिव बनेंगी और जो इधर हमारा लेजिस्लेचर बनेगा, दे आर नॉट आंसरेबल, नॉट आंसरेबल। फर्स्ट पॉइंट, द प्रेसिडेंट is not going to answer the legislature. President along with its secretaries are not answerable to the legislature, not answerable. But here both are answerable. When executive question पूछेंगे legislature, then the executive have to answer. So there is the theory of dissolution along with the theory of answerability. Your answer they have to give, but no such provisions are made. इसका मतलब ये हो गया कि इधर वाले केस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो एग्जीक्यूटिव हैं, लेजिस्लेचर हैं और जुडिशरी हैं, इनके बीच सेपरेशन एग्जैक्ट दिखाई देता है, जबकि यहाँ पे डिसोल्यूशन की वजह से ये सेपरेशन ऑफ पावर हमें विजिबल एग्जैक्ट नहीं होता है, जबकि यहाँ पे विजिबल होता है। ये दोनों पॉइंट्स हमने आपके लिए कंबाइन कर दिया है ताकि एक लिंक इसमें बन जाए और आप आसानी से अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकें। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गिवन बाय द सर। मेरे ख्याल से इतना जो है सर ने जो बता दिया, इसमें कुछ जो बेसिक चीज़ें सर ने इसके पहले बताई, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर और वर्टिकल फॉर्म ऑफ जो इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। और जो है इसके बाद आपका जो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके बताया सर ने कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर कैसे सरकारें काम करती हैं, और जहाँ पर जो है मल्टी लेयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर कैसे हम सरकार काम करती है। इसके बाद आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म देखा, उसी का यूनिटरी फॉर्म का एक एग्जांपल प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, अमेरिका में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म जैसे कि अपने भारत में है, पद्धति आप जान ही रहे हैं, बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है आपको। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच रहा है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो फेडरलिज्म में इतनी चीज़ें बहुत हैं मेरे ख्याल से, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए जो सर ने बताया है, और अपनी किताब कॉपी जो भी आपके नोट्स हैं उसको ज़रूर फोकस कीजिए इस बार, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमेशा से आते रहे हैं इस चैप्टर से। तो कोशिश ये कीजिए कि जो है ये चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और जो जो चीज़ें हम लोग बता रहे हैं आपको उस पर थोड़ा विशेष फोकस कीजिएगा, निश्चित है आपको उसका फ़ायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, आइए इस पर कुछ बात करते हैं। तो अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले जो इससे रिलेटेड आपका है टॉपिक
वो है पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। ये आपको सर क्लास में पढ़ाए होंगे। पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसे लोगों का समूह या संगठन जो है एग्ज़ाम में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और इलेक्शन को जीतने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों का जो समूह है, हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इंडियन जो भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके बारे में हम लोगों को बात करना है और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कहाँ से किन किन चीज़ों से क्वेश्चंस ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, इसके डेफिनेशन को एक बार थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। हालांकि ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए इन केस आ गया तो डेफिनेशन क्या है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो देख सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस चैप्टर में वो है आपका नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। ये क्या होती है, आप लोगों को कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, हम लोग जो पेपर बनाए हैं उसमें, और आपके जो प्री बोर्ड के पेपर हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सबका तैयार होगा कि नेशनल पार्टी क्या होती है और स्टेट पार्टी क्या होती है। बहुत विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया भी गया है क्लास में। इसको जरूर एक बार जो है याद कर लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा और लिख कर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, एंड और पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें एंड और ये दो शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक हुआ, नंबर कटने की पूरी संभावना है, और ये फैक्चुअल मिस्टेक होगी, इसलिए एग्जामिनर चाह कर भी नंबर नहीं दे पाएगा आपको। इसलिए इस बात को इंश्योर कीजिएगा कहाँ पर एंड लगाना है। लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे जो है इलेक्शंस में जो उसका क्राइटेरिया है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि जो है 4% वोट है, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है, सॉरी, अगर 4% वोट ये लिखा है एंड 4 सीट्स या जो भी लिखा है 6 सीट, तो यहां पर अगर एंड है तो बेटा एंड ही लिखना। अगर और लिख दिया आपने तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। आप ये सोच के आएंगे कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा था, लेकिन एग्जाम में वो नंबर आपका माइनस हो सकता है। ठीक है, स्टेट पार्टी में जो उसके सर्कमस्टांसेस हैं वो अब हम यहाँ पर एलिब्रेट करने का टाइम नहीं है उसको, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये आपकी किताब में और कई बार पूछा गया, मेरे ख्याल से आप सब जान रहे होंगे। इसको जरूर एक बार मैं इसलिए आपको इसको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए। तो इसको इसमें भी यही जो चीजें हैं एंड और का, इसको भी एक बार दिमाग से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसके बाद बेटा कुछ जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें कि नेशनल पार्टी कौन कौन सी है और उसका इस्टेब्लिशमेंट और उसकी फिलॉसफी, ये आपके जो है ये सिलेबस का हिस्सा है और इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, यहां से ये क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए इसमें फैक्चुअल है, केवल आपको याद करना है। और अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा तो मैंने क्लास में बताया भी था कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, क्या फिलॉसफी है, कैसे सब उसकी काम करती है और क्या उसकी सरकारों का क्या रोल रहा है, कब कब किस पार्टी की सरकार बनी है, कौन उसका नेता रहा है। ये सब कुछ चीजें अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका बीजेपी है, अब बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। तो बीजेपी का एस्टेब्लिशमेंट आप जान रहे हैं 1980 में हुआ था। ठीक है, अब ये पार्टी जो है क्या बोलते हैं, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, तो हिंदुत्व है एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप, अच्छा ये सब क्वेश्चंस अगर बेटा अगर थोड़ा जाने रहोगे तो ये क्वेश्चंस का ये जो आपके जो मटेरियल है, ये जो फैक्ट है, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। उससे और भी ज्यादा आंसर इंप्रेसिव हो जाएगा और वहां पर नंबर जो आपको 3 में 2 मिलने वाला था हो सकता है 3 में 3 दे दे या 5 में 5 दे दे। तो इसलिए जरूरी यह है कि आप थोड़ा सा इन सब चीजों पर अपना और आंसर राइटिंग पे जरूर फोकस कीजिए, क्योंकि जितना फैक्ट और जितने कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका नंबर बढ़िया होगा। जैसे बीजेपी है, फिर कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हम सब जान रहे हैं। इसी के साथ साथ अच्छा कांग्रेस लिखने के बजाय आप इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखिए, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी इस पार्टी का पूरा नाम जो ऑफिशियल नेम है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है।
इसके बाद आपका बीएसपी है, बीएसपी कब बनी, ठीक है, तो 1984 में बनी। इसी के साथ साथ जो और है कम्युनिस्ट पार्टी है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो कम्युनिस्ट पार्टी आप जानते हैं 1925 में बनी, ठीक है, एम.एन. रॉय इसको स्टैब्लिश किए थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको जरूर एक बार एक कागज पर, एक पेपर पे, अपनी कॉपी पर जरूर इसको पॉइंट वाइज बनाकर लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और यहाँ से छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। और आप जानते हैं एमसीक्यू में और छोटे क्वेश्चन में नंबर मिलने की पूरी संभावना रहती है, वहाँ पे नंबर कट नहीं होता। अगर एक नंबर का है और क्वेश्चन अगर आपका ने आंसर सही दिया है तो यू विल गेट 1 मार्क्स डेफिनेटली, वो कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। नेशनल पार्टी हो गया। उसी तरह से स्टेट पार्टी का है, स्टेट पार्टी का इसमें जनरली यही पूछता है स्टेट पार्टी में कि क्या उसका क्राइटेरिया है, कितने % वोट चाहिए और कितना सीट चाहिए। तो ये आपका जो है यहाँ से हो जाएगा। और अगर इसमें कुछ चीज़ें अगर जो बच रही हैं, बेसिकली मेरे ख्याल से ये इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लेते हैं तो ये बहुत है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी लिख कर जरूर याद कीजिए, क्योंकि उससे जो है आपका एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये अब जो हमारा इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कितने तरीके के आपका पार्टी सिस्टम होती है। तो आप जानते हैं 1 पार्टी सिस्टम है, मतलब टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। टाइप्स ऑफ पार्टी। अब ये मेरे ख्याल से हर बच्चा ये जानना होगा कि क्या होता है। एक होता है 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी आपको ये हर जगह आप बहुत आसानी से जान रहे हैं। 1 पार्टी सिस्टम जहाँ पर केवल एक पार्टी काम करती हो, 2 पार्टी सिस्टम जिस देश में केवल 2 पार्टियां हों, मल्टी पार्टी मतलब जहाँ पर कई सारी पार्टियां हों। 1 पार्टी का एग्जाम्पल हमारे पास है चाइना है, सब आप जान रहे हैं। तो बेटा कुछ बताने लायक अब नहीं रह गया है, कोई ऐसी चीज हम नहीं बता रहे हैं जो आप पहले से ना जान रहे हो। आप साल भर पढ़े हैं, साल भर मेहनत किए हैं और उसका आपको परिणाम यहाँ निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई की है और पढ़ाई में आप सारी चीजें जान रहे हैं। बस हमको जरूरी इस समय ये है, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इसको एक सही तरीके से कैसे रिवाइज हम करें और कैसे हाउ वी विल गेट मैक्सिमम स्कोर इन आवर सब्जेक्ट। यही हमारा एजेंडा है, यही हमारा रोड मैप है कि हम इसको कैसे अच्छा कर सकें। 2 पार्टी सिस्टम में अमेरिका हो गया और भी कई देश हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम में अपना देश आ गया, इंडिया आ गया, ठीक है। तो ये कुछ जो है बेसिक चीजें हैं, इस पे आपको फोकस करना है और कुछ विशेष नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप जान रहे हैं उसी को जो है बस एलोबरेट करना है, एक बार कंसाइज करना है। और स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का जो क्राइटेरिया है उसको जरूर याद कर लीजिएगा कि नेशनल पार्टी में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टेट पार्टी में क्या क्या चीज़ें हैं, कब हम किस पार्टी को नेशनल पार्टी कहेंगे और कब हम किस पार्टी को स्टेट पार्टी कहेंगे, कब किस पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो आपका सोशलिज्म रहा है या कम्युनिज्म रहा है। उसी तरह से एक पार्टी CPIM रही है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कही जाती है, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों पे चलती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसको आपके एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप उन्हीं चीज़ों को एनसीईआरटी को बाकायदे एक अच्छे से रीड कर लीजिए और रीड करते हुए अपना एक नोट्स बना लीजिए कि साहब ये चीज़ें हमको रिवाइज करनी है और उसको अच्छे से रिवाइज करते चलिए। इस पार्टी में इस चैप्टर में कुछ और नहीं है। एक शब्द और छूट रहा था, कोलिशन गवर्नमेंट, जो कि आप जानते हैं, हालांकि इसको बताने की जरूरत नहीं थी, आप जान रहे हैं, ये अक्सर पूछा गया एग्जाम में, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जिसको हम गठबंधन की सरकार करते हैं। व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, व्हेन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज come together and form the government, that is called coalition government,
ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। और आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, 90 के बाद के दौर में भारत में जो है गठबंधन सरकारों का एक दौर चलता रहा है। और कई कई राज्यों में, अभी देखिए 3 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं जहां पर भी जो है हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पर अलायंस हुआ है। नागालैंड में, सॉरी मेघालय में जो है बीजेपी और वहाँ की एक रीजनल पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई है। ठीक है, अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हैं इनको जरूर, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है सबसे पहली बात, डायनेस्टिक सक्सेशन रहता है जिसको हम वंशवाद कहते हैं। ठीक है, मनी और मसल पावर का यूज होता है, धन बल और बाहुबल जिसका होते हैं। अब ये सब चीजें आप जान रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब बस आपको कैसे लिखना है कि आप जान रहे हैं, इसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए और पॉइंट वाइज पॉइंट का यूज जरूर कीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। और एक चीज और इसमें जो है रिफॉर्म के लिए पूछता है कि कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जो उनके साथ समस्याएं हैं, जो आज हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो हम इशू देखते हैं तो हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है कि जो है स्टेट फंडिंग इलेक्शंस हो और पीपल्स का पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग की जा रही है उन फंडिंग्स की सही तरीके से मतलब जांच हो सके, लोग ये जान सकें कि कौन से लोग किस पार्टी को फंड कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इसमें हैं। बाकी कुछ चैप्टर में अगर आप कर लेते हैं, मेरे ख्याल से एक सफिशिएंट मटेरियल आपके लिए तैयार हो जाएगा इस चैप्टर से, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अमित सर अगर पर इसको रोकते हैं, और ये आपके लिए बेसिक जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक छोटा सा वीडियो था, इसको अगर आप पर देखते हैं और इसको इसी जो तरीका हम लोगों ने बताया है अगर उस पर चलते हैं तो आपको लाभ होगा। और चैट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।